हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा आपसे दो बार कि चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो उन्हें बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक चालू करते हैं, श्वसन तंत्र। तो देखिए, पहले तो अपने को पता होना चाहिए श्वसन तंत्र होता क्या है। श्वसन तंत्र तो अपन मानते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, सिस्टम्स होते हैं। अपनी बॉडी के अंदर बहुत से अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। जो श्वसन तंत्र होता है वह श्वसन क्रिया से संबंधित माना गया है। श्वसनीय क्रिया इसमें संपन्न होती है। तो देखिए, श्वसन कहते किसे हैं, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। अब मैं साथ साथ में आपको नोट्स के साथ में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, सर बोर्ड पर पढ़ाइए। बोर्ड पर पढ़ा देंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन नोट्स के लिए फिर आपको दोबारा पीडीएफ वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में नोट्स के साथ ही आपको पढ़ाया जाए ताकि अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो सके। श्वसन किसे कहते हैं, तो देखिए, श्वसन यानी वह प्रक्रम है श्वसन जिसमें जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीकरण से विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज अपने को प्राप्त होता है, जो पाचन तंत्र होता है यानी पाचन की क्रिया होती है, उससे भोजन का जो रस होता है वह एक प्रकार का अपना ग्लूकोज होता है। तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, जिससे अपने को क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। अभिक्रिया देखिए यहाँ पर श्वसन की कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज 6O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही। किसका निर्माण हो रहा है, 6CO2 उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल और साथ में एनर्जी। एनर्जी का मान अपन यहाँ पर देखें तो श्वसन में मुख्यतः माना जाता है 686 किलो कैलोरी एनर्जी का मान होता है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार से अपन मानते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। सबसे पहले बाह्य श्वसन। तो प्राणी की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से O2 ग्रहण करने तथा CO2 को बाहर निकालने से संबंधित क्रियाएं बाह्य श्वसन कहलाती हैं। यानी बाह्य श्वसन किसे कहते हैं अपन, कि पर्यावरण से O2 ग्रहण करना तथा CO2 बाहर निकालने संबंधित जो क्रियाएं होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें पर्यावरण व कोशिकाओं के मध्य O2 व CO2 गैस का क्या होता है, विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। कैसे होगा, O2 को तो शरीर के अंदर लिया जाता है और जो शरीर के अंदर CO2 होती है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। ये कहलाता है आपका बाह्य श्वसन। दूसरा जो होता है दोस्तों वह होता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी जिसे अपन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राणी द्वारा O2 के उपयोग तथा CO2 एवं ATP के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक कोशिकीय श्वसन कहलाती है। O2 का तो उपयोग तथा CO2 व ATP का जो उत्पादन होता है ना, उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उसे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP के रूप में अपन मानते हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे इसमें दे रखा है कि कोशिकीय जो श्वसन होता है ना वह दो प्रकार का माना गया है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। जब कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है ना दोस्तों, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। O2 की उपस्थिति में जब होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तथा जब कोशिकीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनोक्सी या अवायवीय श्वसन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। आगे अपन देखेंगे मानव श्वसन तंत्र की संरचना। मानव जो श्वसन तंत्र होता है उसकी संरचना की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसकी संरचना में देखिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र, फिर होता है नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ,
श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, ये मुख्य रूप से अपन देखते हैं मानव श्वसन तंत्र की संरचना के अंग होते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक श्वसन तंत्र का डायग्राम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अपन देखेंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ जो ये कंठ छंद दिखाया गया है यहाँ पर, ये ऊपरी संरचना, ये अपने कंठ होते हैं, लेरिंग्स। फिर यह जो है यह श्वास नलिका दिखाई जा रही है आपको, और इसमें जो छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के, वह छल्ले दिखाए जा रहे हैं। ये दो अपन कह सकते हैं कि फेफड़े जो होते हैं वह पाए जा रहे हैं। फेफड़ों के बीचों बीच अपन मानते हैं कि जो अवकाश होता है उसमें हार्ट या हृदय उपस्थित होता है। जो बायां जो फेफड़ा होता है उसमें अपन मान सकते हैं कि इस प्रकार से वह तिकोना होता है अंदर से, जिसमें अपना हार्ट जो होता है वह फिक्स रहता है। यह फेफड़ों के चारों ओर अपन मानते हैं फुफ्फुसीय आवरण झिल्ली होती है। ये इसमें जो छोटी छोटी ये अपने को फूली हुई संरचनाएं दिख रही है, ये सारी क्या होती है, कुप्पिकाएँ होती है। कुप्पिकाओं में गैसीय विनिमय की क्रिया होती है, आदान प्रदान की क्रिया अपन मान सकते हैं। रक्त शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है उसमें भी कुप्पिकाओं का ही योगदान माना जाता है, जब फेफड़ों से जो अशुद्ध ब्लड यहीं पर आता है और यहीं से फिर शुद्ध किया जाता है। ये होता है डायफ्राम, जिसके संकुचन होने से या अपन मान सकते हैं कि शिथिल होने से श्वसन की क्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। फेफड़े दे रखे हैं, ये पसली का आखिरी छोर दे रखा है। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो ये डायग्राम आप लोग यहाँ से बना सकते हो इसका। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट पार्ट, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र यानी कि नाक में जो दो छिद्र पाए जाते हैं उनकी बात है। तो एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र मुख के ऊपर स्थित होते हैं, जो नासा मार्ग में क्या होते हैं, खुलते हैं। नासा द्वार में उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा ढकी सर्पिल अस्थियों के द्वारा भीतर जाने वाली वायु को क्या होता है, छान लिया जाता है। अपन कहते हैं जो नासा छिद्र होते हैं ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, वायु को अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि जो नासा द्वार होता है उसके अंदर अपन कहते हैं रोम पाए जाते हैं। तो रोम का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि अपन जो भी वायु ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं तो उनको वहीं पर रोक लिया जाता है। और श्लेष्मा जो अंदर के वातावरण को नम बनाती है, जिसके कारण से बाहरी वायु प्रवेश करती है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वह अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अगर गर्म वायु अंदर आ रही है तो वह उसे ठंडी बना देती है, यानी पूर्ण रूप से वायु को शुद्ध करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। फिर दूसरा दे रखा है नासा मार्ग। तो नासा छिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं। नासा मार्ग में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण श्लेष्मा के द्वारा रोक ली जाते हैं, क्योंकि वो उसमें चिपक जाएंगे, इसलिए वह वहीं पर रुक जाते हैं और फेफड़ों में जाने से रोके जाते हैं। नासा मार्ग में वायु गर्म और नम होती है। इसमें स्निडेरियन कला पाई जाती है, जो गंध का क्या करती है, ज्ञान करवाने का कार्य करती है। अब नासा मार्ग में देखिए, एक तो मैग्जिला, प्रीमैग्जिला, नेजल, एथेमोइड अस्थियाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, नासा मार्ग में कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है, मैग्जिला, प्रीमैग्जिला, नेजल और एथेमोइड अस्थियाँ जो होती है वो उसके अंदर पाई जाती है। नासा मार्ग ग्रसनी में खुलते हैं। जो नासा मार्ग होते हैं वह ग्रसनी भाग में खुलते हैं। तीसरा पार्ट जो दे रखा है दोस्तों वह होता है ग्रसनी। तो ग्रसनी पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कंठ से जुड़ा हुआ भाग माना जाता है, यानी ग्रसनी अपन कह सकते हैं पाचन तंत्र में भी सहायक अंग होता है और श्वसन तंत्र में भी सहायक अंग माना गया है। इसके बाद में जो चौथा पार्ट होता है वो होता है कंठ या लैरिंग्स, स्वर यंत्र जिसे अपन कहते हैं। तो ग्रसनी कंठ लैरिंग्स के माध्यम से श्वास नली से जुड़ती है। कंठ एक त्रिभुजाकार कक्ष के समान संरचना होती है। कक्ष के समान संरचना होती है। कंठ में थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड, ओस्टेनोइड्स उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कंठ में उपास्थियाँ कौन सी होती है, उपास्थियाँ थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड व ओस्टेनोइड्स उपास्थियाँ पाई जाती है। कंठ में स्वर रज्जु उपास्थि पाई जाती है, जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करती है। कंठ के छिद्र को अपन क्या कहते हैं, घाटी या ग्लोटिस कहते हैं।
ये छिद्र श्वास नली में क्या होता है, खुलता है। अगला जो पार्ट है वह है श्वास नली। तो श्वास नली लगभग अपन मानते हैं 12 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, एक नली का मानी जाती है। यह कंठ से वक्ष गुहा तक फैली रहती है। श्वास नली 2 श्वसनियों में बटी हुई होती है और श्वास नली व श्वसनियों की भित्ति जो होती है उस पर सी आकार के उपास्थि से निर्मित छल्ले बने हुए होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से या कह सकते हैं पिचकने से बचाते हैं। जब उसके अंदर वायु नहीं होती है तो उसको चिपकने से बचाते हैं। श्वसन मार्ग की भित्ति पर श्लेष्मा कोशिकाएं और पक्षमाभि कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मा में फंसे हुए जीवाणु और सूक्ष्म कणों को पक्षमाभों द्वारा ग्रसनी में लाया जाता है। यानी अपन देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, सूक्ष्म कण, तो पक्षमाभों के द्वारा अपन कहते हैं उसे ग्रसनी में लाया जाता है। फिर ग्रसनी से अपन कह सकते हैं कि उन्हें बाहर त्याग दिया जाता है। आगे जो मुख्य पार्ट होता है वह होता है फेफड़े। तो इनके बारे में देखिए। तो मानव की जो वक्ष गुहा में हृदय के पास 2 फेफड़े स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा 3 पिंडों में, जबकि बायां जो फेफड़ा होता है वह 2 पिंडों या पालियों से निर्मित होता है। फेफड़ों को 2 फुफ्फुस आवरण जिसे प्लूरल गुहा घेरे रहते हैं। फेफड़ों के चारों ओर अपन कहते हैं फुफ्फुसी आवरण पाया जाता है या प्लूरल गुहा उसे कहते हैं। प्लूरल गुहा के मध्य तरल पदार्थ भरा रहता है। फुफ्फुस आवरण के मध्य कोटर में वायु नहीं पाई जाती है। ये कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाती है। दुर्घटना के कारण इन कोटरों में वायु प्रवेश हो जाती है तो फेफड़े क्या हो जाते हैं, पिचके जाते हैं। मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है जो फेफड़ों के अंदर लगातार क्या होती है, विभाजित होकर द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, श्वसनिकाएं, अंतःश्वसनिकाएं तथा श्वसन श्वसनिकाएं बनाती हैं। यानी अपन कहते हैं पहले आती है एक श्वास नलिका आती है, फिर वह डिवाइड हो जाती है, श्वसनी कहलाती है। फिर अपन कहते हैं श्वसनिकाएं, तो वह लगातार क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, तो उसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नाम दिया जाता है। श्वसन श्वसनिकाएं वायु कुप्पिकाएं वाहिनी में विभाजित होती है जो अपन कहेंगे एट्रियम में खुलती है, जो एट्रियम भाग में खुलती है। प्रत्येक एट्रियम में छोटी वायु कुप्पिकाओं का एक समूह जुड़ा रहता है और प्रत्येक फेफड़े में 30 करोड़ वायु कुप्पिकाएं होती हैं। और वायु कुप्पिकाएं क्या करती है, गैसीय विनिमय की प्रमुख सतह मानी जाती है। यहीं पर गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान माना जाता है। प्रत्येक जो वायु कुप्पिका होती है ना दोस्तों, प्रत्येक वायु कुप्पिका अत्यंत सूक्ष्म एक प्याले समान संरचना होती है जिसका व्यास देखा जाए तो लगभग 0.2 mm होता है। इसकी पतली भित्ति में रुधिर केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसमें रुधिर बहता रहता है। वायु कुप्पिका द्वारा गैसीय विनिमय के लिए बनी श्वसन झिल्ली अत्यंत महीन लगभग 0.2 मिली माइक्रोन होती है। तो ये तो थे अपने पार्ट मुख्य रूप से किसके, श्वसन तंत्र के। बाह्य नासा छिद्र हो गए, नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गई, फिर अपन कहते हैं कि कंठ वगैरह आ जाते हैं, श्वसनिकाएं आ जाती है अपनी श्वास नली, फिर फेफड़े। यह संरचना अपन ने इसमें देखी। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी कि जो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक श्वास नलिका का डायग्राम रूप दिखाना चाह रहा हूँ। ये ट्रेकिया दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ट्रेकिया ने श्वास नलिका। अब ये जो ट्रेकिया होती है, यह देखो डिवाइड हो रही है, तो इसे प्राथमिक ब्रोंकस नाम दे दिया। फिर यह है यहाँ से, यह अपन ने प्राथमिक ब्रोंकस नाम दिया। फिर यह यहाँ आकर दोबारा डिवाइड हो गई, यह डिवाइड हुई, इसे अपने द्वितीयक ब्रोंकस से नाम दिया। फिर द्वितीयक जो ब्रोंकस हुई, यह आगे आकर दोबारा डिवाइड हो जाते तो तृतीय श्वसनिकाएं, फिर श्वसनिकाएं, फिर अपन कहते हैं कुप्पिका नलिकाएं बन जाती है। तो ये कुप्पिका की भित्ति, कुप्पिकाएं, कुप्पिका के चारों ओर केशिकाओं का ये जाल, तो ये जो पूरी जो संरचना यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, ऐसा एक डायग्राम बन जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वसन ट्री
या श्वसन वृक्ष के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक वृक्ष होता है, उसकी एक शाखा होती है, वह लगातार फैलती रहती है, वैसे एक श्वास नलिका होती है, वह लगातार डिवाइड होती रहती है अपनी शाखाओं में, और लास्ट में जाकर कुपिकाएँ निकलने आती है। तो दिखने में एक ये ट्री के समान संरचना होती है, इसलिए इसे श्वसन ट्री या श्वसनीय वृक्ष के नाम से जानते हैं। डायग्राम आप लोग नोट्स के साथ बना सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे श्वसन की जो क्रियाविधि है उसके बारे में। तो श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में मानी गई है, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है वायु का शरीर में प्रवेश करना, और उच्छ्वसन का मतलब होता है बाहर त्यागना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निःश्वसन के बारे में। तो देखिए, निःश्वसन वायु का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। अब निःश्वसन क्या एक सक्रिय प्रावस्था होती है जो डायफ्राम एवं बाह्य अंतरापरसुक पेशियों के संकुचन से प्रारंभ होती है। अब डायफ्राम क्या होता है? अपने दोनों फेफड़े जो होते हैं उनके नीचे की ओर पाए जाने वाला एक अपन मान सकते हैं कि पट पाया जाता है, थैलीनुमा के पट होता है। वह क्या होता है, जब संकुचित होता है तो अपने जो फेफड़े होते हैं उनको क्या मिल जाता है? एक फैलने के लिए स्थान मिल जाता है और उसके अंदर वायु बढ़ जाती है। तो जब अपन अंदर वायु ग्रहण करते हैं उस समय डायफ्राम क्या होता है? संकुचित होकर चपटा हो जाता है, जिससे फेफड़ों को फैलने के लिए स्थान मिल जाता है, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वायु अंदर प्रवेश करती है। तो देखिए, जब डायफ्राम संकुचित होता है तो वह क्या होता है? चपटा हो जाता है, और डायफ्राम संकुचन के समय उदर की ओर नीचे आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का जो आयतन होता है ना वह बढ़ जाता है। इसके साथ बाह्य अंतरापरसुक पेशियाँ भी संकुचित होती है। इनके संकुचन से पसलियाँ बाहर एवं ऊपर की ओर खींच जाती है। जो पसलियाँ पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर, वो ऊपर की ओर खींची जाती है, और दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो वक्ष गुहा का आयतन होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहा व फेफड़ों में वायु दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि इस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब जो होगा वह तो ज़्यादा होगा, और फेफड़ों में का जो वायु दाब होगा वह क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण वायुमंडलीय जो वायु है वह क्या होगी? दाब के साथ में फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। वायु दाब में इस अंतर के कारण वायुमंडल से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई कुप्पिकाओं में तेजी से तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि कुप्पिकाओं का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि जब वायु अंदर प्रवेश करती है उस समय वायुमंडलीय जो दबाव होता है, दाब होता है, वह तो ज़्यादा होता है, और अपन मानते हैं जो अपने फेफड़ों का वायु दाब होता है वह क्या होता है? कम होता है। इसी कारण बाहरी वायु अंदर प्रवेश करती रहती है, और वह तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि अपने फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। फिर आगे देखिए, वायु का जो मार्ग होता है वह कैसा होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले नासाद्वार से वायु, नासाद्वार से नासा मार्ग, फिर आंतरिक नासा छिद्र, ग्रसनी, ग्रसनी से गांठी, फिर श्वास नली, फिर श्वसनियाँ, फिर श्वसनिकाएँ, वायु कुप्पिका वाहिनी, वायु कुप्पिका कोष और वायु कुप्पिकाएँ। इस प्रकार से अपन मानते हैं वायु का जो मार्ग होता है पूरे श्वसन तंत्र में होता है। अब दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है उच्च श्वसन, यानी कि वायु को बाहर निकालना। तो इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए, फेफड़ों से वायु का शरीर से बाहर निकलना उच्च श्वसन कहलाता है। विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय प्रावस्था होती है। निःश्वसन के पश्चात उच्च श्वसन की क्रिया होती है, जब बाह्य अंतरापरसुक पेशियाँ एवं डायफ्राम की जो पेशियाँ शिथिल होती है, शिथिल अवस्था में यानी कि नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। पहले वह संकुचित हो जाती थी, वायु अंदर आती है तो फिर वह नॉर्मल अवस्था में आ जाती है यानी शिथिल अवस्था में, तो पसलियाँ वापस नीचे बैठ जाती है, अर्थात जो डायफ्राम जो था जो संकुचित हो गया था वह भी वापस अपनी नॉर्मल अवस्था शिथिल अवस्था में आ जाता है, और डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। इस कारण वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? वापस से कम हो जाता है, और वक्ष गुहा का अपन मानेंगे कि आयतन जो होता है वह कम होने से वायुदाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी वायु बाहर तभी जाएगी जब फेफड़ों का वायुदाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, जिससे वायु कुप्पिकाओं से वायु श्वसन मार्ग से होकर बाहर वायुमंडल में चली जाती है। यहाँ पर नोट लगाकर आप ज़रूर लिखना कि व्यायाम एवं शारीरिक परिश्रम के समय
उच्च श्वसन सक्रिय अवस्था हो जाती है। इस समय आंतरिक अंतरापृष्ठ पेशियां तेजी से संकुचित होती है तथा पसलियों को नीचे की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उदरीय पेशियां भी तेजी से संकुचित होती है, जो उदर गुहा दाब बढ़ाती है। इस दाब के कारण डायफ्राम वक्ष गुहा में ऊपर की ओर अधिक सतही रूप से गति करता है। इन दोनों पेशियों के संकुचन से फेफड़े तेजी से संपीड़ित होते हैं तथा वायु बलपूर्वक बाहर निकाल दी जाती है। मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की जो श्वसन दर होती है वह 16 से 20 प्रति मिनट मानी गई है। ये अपने को यहाँ पर जरूर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अपन कहेंगे कि विश्राम के समय मानी गई, परिश्रम के समय यह बढ़ जाती है। अब भ्रूणावस्था में कई बार पूछ लिया जाता है श्वसन दर कितनी होती है, तो दोस्तों यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भ्रूणावस्था में जो श्वसन दर होती है वह 0 होती है, क्योंकि जब तक जो शिशु होता है माता के गर्भ या पेट में होता है तो उसके अंदर फेफड़ों का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन वह सक्रिय नहीं होते हैं। उनकी जो श्वसन क्रिया होती है वो प्लेसेंटा के माध्यम से माता के फेफड़ों के द्वारा ही जुड़ी हुई रहती है, उसी के द्वारा उसे वह श्वसन क्रिया होती रहती है। उस जन्म के पश्चात ही उसके स्वयं के जो फेफड़े होते हैं वह सक्रिय माने जाते हैं। इसलिए अपन कहेंगे कि जब तक वह भ्रूणावस्था में है या जन्म नहीं हुआ है तब तक वह 0 मानी जाती है। तो ये डायग्राम जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था वह डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम भी आप यहाँ से देख कर बना सकते हैं। इसके बाद में ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया था, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है। अब देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है दोस्तों, कि जो अंतःश्वसन और निःश्वसन होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अंतःश्वसन के समय मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम, देखिए ये डायफ्राम होता है अपने फेफड़ों के नीचे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर संकुचित होता है। डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है। डायफ्राम संकुचित होगा तो पसलियाँ क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो जो अपने जो फेफड़े हैं इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वक्षीय आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए वक्षीय आयतन में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण से वायु क्या हो जाएगी, अंदर प्रवेश करेगी। और अंदर प्रवेश करेगी तो कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, वायुमंडलीय जो दाब है वह फेफड़ों के वायुदाब से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब वायु अंदर प्रवेश करती है। और तब तक करती रहेगी जब दोनों दाब जो है वह बराबर न हो जाए। तो ये तो अंतःश्वसन या निःश्वसन। उच्छ्वसन में इसका विपरीत हो जाता है। ये देखिए डायफ्राम क्या हो रहा है, शिथिल अवस्था में आ रहा है। ये शिथिल होते ही पसलियाँ वापस नीचे की ओर बैठ जाती। ये नीचे की ओर बैठेगी तो वक्षीय आयतन देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वक्षीय आयतन कम हो रहा है तो वायु क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी। किस कंडीशन में जाएगी, यहाँ पर फेफड़ों का वायुदाब तो ज़्यादा होगा और वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, इसलिए वायु बाहर चली जाती है। डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंतःश्वसन और निःश्वसन को दर्शाते हुए श्वसनीय क्रियाविधि दे रखी है। अब श्वसन संबंधी आयतन दे रखा है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में। आज तक जो इस वीडियो में मैंने बताया अब तक उसे अच्छी प्रकार से आपको समझना है, नोट्स बनाने और तैयार करना है। फिर भी कोई आपके प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।